Hello everyone, hope you are doing well. So today we will going to discuss about the subject gender, school and society. तो हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट and examine the concept of equality and education with respect to relation with caste, class, religion, ethnicity, disability, religion with respect to gender. तो पहले हम जो सेकंड वाला है टॉपिक है इसे हम कवर करेंगे जो है examine the concept of equality and equality. तो व्हाट इज जेंडर एम्पावरमेंट? एम्पावरमेंट का मीन्स क्या होता है? एम्पावरमेंट मीन हैविंग कंट्रोल ओवर द डिसीजन एंड इश्यू दैट अफेक्ट्स वंस लाइफ. एम्पावरमेंट का मतलब है कि कोई भी एक इंडिविजुअल है उसका अपने डिसीजन, उसके जो इशू हैं जो उसकी लाइफ को अफेक्ट कर रहे हैं, वो जो भी डिसीजन लेगा वो उसके कंट्रोल में होंगे, उसके लिए डिसीजन कोई और नहीं लेगा, तो वो एम्पावरमेंट होता है. ठीक है. इट मीन्स बॉडीज एंड कंट्रोल ओवर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज. और जो जितने भी रिसोर्सेज होंगे उसका उन पर कंट्रोल होगा. वेयर वुमेन आर अंडर प्रेजेंटेड इन डिसीजन मेकिंग फॉर deliberated action to redress the imbalance is necessary participation in planning and decision making process has the additional benefit of increasing a sense of commitment and ownership of a plan objectives. Empowerment is defined as what happens when people individually or collectively conceive of, define and pursue better lives of for themselves. जो एम्पावरमेंट का ओवरऑल जो मीनिंग है वो ये बनता है कि जो भी डिसीजन है, ठीक है, जो भी पर्सन की लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है उसमें जो भी उसे डिसीजन लेना है, उसके जो रिसोर्सेस है उसे कैसे यूटिलाइज करना है, वो किसी एक्शन पे किस तरह रिएक्शन देना है, उसके जितने भी पावर हैं वो इंडिविजुअल के पास ही होंगी. उसके लिए कोई और डिसीजन नहीं लेगा. उसके जो रिसोर्सेस हैं उन्हें कोई और उसके लिए चूज नहीं करेगा. जब ये सब कार्य इंडिविजुअल खुद करता है तो हम कह सकते हैं कि वो एम्पावर है. इम्पोर्टेंस ऑफ एम्पावरमेंट: रिडक्शन इन डोमेस्टिक वायलेंस, रिड्यूस इन करप्शन, रिड्यूस पॉवर्टी एंड नेशनल डेवलपमेंट. जो एम्पावरमेंट की जो इम्पोर्टेंस है वो क्यों होती है? ये जो डोमेस्टिक वायलेंस होता है उसको रिड्यूस करता है, करप्शन जितना भी है उसको रिड्यूस करेगा, पॉवर्टी यानी गरीबी उसको रिड्यूस करता है, और नेशनल डेवलपमेंट के लिए एम्पावरमेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है. गवर्नमेंट इफेक्ट्स फॉर जेंडर एम्पावरमेंट. तो जो गवर्नमेंट है वो टाइम टू टाइम कुछ प्रोविजन लाती है, वो इनिशिएटिव्स लेती है कि किस तरह से जो सोसाइटी है उसमें जो वुमेन है, बैकवर्ड क्लासेस हैं, डिसेबल्ड हैं, उन्हें किस तरह एम्पावर किया जाए. तो इसके लिए खासकर वुमेन्स के लिए जो गवर्नमेंट है उसने टाइम टू टाइम कुछ स्कीम चलाई है, जैसे कि नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, राष्ट्रीय महिला कोष, लॉन्चिंग ऑफ इंदिरा महिला योजना, बालिका समृद्धि योजना एंड रूरल वुमेन डेवलपमेंट एंड एम्पावरमेंट प्रोजेक्ट. Formulating a national policy for empowerment of women and setting up a national resources center for women are other efforts of the context undertaken by the government in interest of women. तो जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में एम्पावरमेंट और वुमेन की जितने भी राइट्स हैं उनको बचाने के लिए कुछ रिसोर्सेज सेंटर भी खोले गए हैं. तो इक्विटी एंड इक्वालिटी इन रिलेशन विद various aspects. Equality means each individual or group of people is given the same resources for opportunities. Equity recognizes that each person has different circumstances and allows the exact resources and opportunity need to reach an equal outcome. अब इक्वालिटी का जो मतलब होता है कि प्रत्येक जो ग्रुप है, वो जो इंडिविजुअल है,
उनको सेम रिसोर्सेज प्रोवाइड किए जाए। ठीक है, अब जैसे आपको एक और ये वाला जो ये पिक्चर दिख रही होगी, इसमें क्या है, इसमें सभी को सेम अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की गई है, चाहे वो डिसेबल्ड है या वुमेन है, ठीक है, या मैन है, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की गई है। तो ये क्या हुआ, ये इसे कहते हैं इक्वालिटी। अब होती है इक्विटी। इक्विटी कहा जाता है कि ईच पर्सन हैज डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस एंड अलोकेट्स दैट exact resources and opportunity need to reach an equal outcome। अब जिसको जितनी हेल्प चाहिए उसको इतनी ही हेल्प दी जाए, यानी सबकी नीड्स अलग अलग होती हैं, उसी के हिसाब से उन्हें अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जाए। जैसे कि ये डिसेबल्ड है, इसको उस ग्राउंड में मैच देखने के लिए ज़्यादा रिसोर्सेज चाहिए, तो उसको ये सीढ़ी प्रोवाइड की है। जो गर्ल है उसे मैच देखने के लिए रिसोर्सेज चाहिए, ठीक है, तो जितनी से जरूरत है इतने बॉक्स दिए गए हैं। लेकिन जो मैन है उसकी हाइट बराबर, उसकी हाइट पहले से इतनी है, तो उसे बॉक्स की जरूरत नहीं है, तो उसे कोई भी इक्विपमेंट दिया नहीं गया है। तो इसे कहते हैं इक्विटी। जिसको जरूरत है उसी के लिए अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाए। Concept of equity and equality. Gender equity is a normative concept, one which has a long history in religious, cultural and philosophical tradition and is concerned with equity, fairness and social justice, topic which are also the subject of fierce debate among political philosophers। जो जेंडर जो इक्विटी है वो एक नॉर्मेटिव कॉन्सेप्ट है और इसकी बहुत ही लंबी हिस्ट्री है, जो रिलेट करती है रिलीजन से, कल्चर से, फिलॉसफी से, ट्रेडिशन से, ठीक है, और सोशल जस्टिस से। इट्स मीन्स फेयरनेस एंड इम्पार्टली इन द ट्रीटमेंट ऑफ वुमेन एंड मैन इन द टर्म्स ऑफ राइट, बेनिफिट एंड अपॉर्चुनिटी। जो इक्विटी को जो देखा जाता है वो मैन और वुमेन को किस तरह से ट्रीट किया जा रहा है इन द टर्म्स ऑफ राइट, बेनिफिट्स और अपॉर्चुनिटीज में। जेंडर इक्विटी टेक्स इनटू कंसिडरेशन द डिफरेंस इन वुमेन एंड मेन्स लाइफ एंड रिकॉग्नाइज दैट different approaches may be needed to produce outcome that are equitable। जो इक्विटी का जो कॉन्सेप्ट है वो इम्पोर्टेंट इसलिए है कि जो मेंस और वुमेन्स की जो कैपेबिलिटी है, एबिलिटीज है, वो डिफरेंट है। कहीं पे जो वुमेन्स को उतनी पावर नहीं दी गई है, ठीक है, तो उनकी जो राइट्स है वो उन्हें नहीं मिल रहे हैं, तो इसके लिए इक्विटी काफी इम्पोर्टेंस रखती है। जेंडर इक्विटी, gender equality. Gender equality is more than a goal in itself. It is a precondition for meeting the challenge of reduced poverty, promotion, sustainable development and building good governance। जो इक्वलिटी है वो खुद में एक गोल है। हम कह सकते हैं कि जो जेंडर इक्वालिटी है वो वो जो पॉवर्टी है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट है और गुड गवर्नेंस है, इसके जितने भी चैलेंजेस है उनको रिड्यूस करती है। इट कम्स व्हेन वुमेन एंड मैन एंजॉय इक्वल राइट्स, अपॉर्चुनिटी एंड एंटाइटलमेंट्स इन सिविल एंड पॉलिटिकल लाइफ। जब जेंडर इक्वलिटी तब आती है जब वुमेन और मैन अपने इक्वल राइट्स को एंजॉय कर पाते हैं, ठीक है, उन दोनों को इक्वल राइट्स मिले हैं और उन्हें इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल रही है, ठीक है। जेंडर इक्वालिटी इज द नोशन दैट मैन एंड वुमेन शुड हैव द सेम अपॉर्चुनिटीज इन लाइफ। जेंडर इक्वालिटी कहता है कि मैन और वुमेन दोनों को सेम राइट्स मिलने चाहिए। अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, इक्वलिटी कंसिस्ट इन द सेम ट्रीटमेंट ऑफ सिमिलर पर्सन। एरिस्टोटल कहते हैं कि जो इक्विटी है वो सेम ट्रीटमेंट है और सिमिलर पर्सन के लिए। तो वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ इक्विटी एंड इक्वालिटी।
तो जो इक्विटी और इक्वालिटी के ये वेरियस एस्पेक्ट्स हैं, जो क्या है, क्लास, कास्ट, रिलीजन, इथेनिसिटी, डिसेबिलिटी एंड रीजन। सो फर्स्ट वन इज क्लास। तो क्लास है, a class is a social group of people similar status commonly sharing comparable level of power and wealth। जो हम क्लास कहेंगे, क्लास एक ऐसा ग्रुप है जिसमें जो लोग हैं वो सिमिलर स्टेटस के होंगे और सेम ही पावर और वेल्थ को शेयर करेंगे। अब अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स, क्लास इज डिटरमाइंड entirely the extent to which individual or group has control over the means of production। हम जो कार्ल मार्क्स है वो कहते हैं कि क्लास एक ऐसा ग्रुप है जिसमें जितना भी प्रोडक्शन होगा, सोसाइटी में जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है, जो वो इंडिविजुअल कर रहा है या जो सोशल कर रहा है, उनके पास वो सारी कंट्रोल पावर होगी। ठीक, मैकेवर एंड पेज कहते हैं कि जो सोशल क्लास है, द सोशल क्लास एज एनी पोर्शन ऑफ द कम्युनिटी मार्क्ड ऑफ फ्रॉम द रेस्ट बाय द सोशल स्टेटस। जो सोसाइटी की कोई भी जो कम्युनिटी है वो उसके सोशल स्टेटस से जानी जाती है और उसे ही हम क्लास कहते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्लास, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है? सोशल क्लास इज एसेंशियली ए status group related to status. It is a system is achieved and not ascribed. Birth is not criterion of status. Different status arises in society as people do not different things, engage in different activity and pursue different vocations। जो क्लास है वो एक ऐसा सिस्टम है जिसमें जो ग्रुप्स हैं वो सेम ही होंगे, वो सेम ऑक्यूपेशन ले सकते हैं या फिर वो उनके डिफरेंट वोकेशंस हो सकते हैं, वो अलग अलग एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, और लेकिन जो क्लास है वो बाय बर्थ नहीं होता है, इसे जो पर्सन है, जो इंडिविजुअल है, वो खुद गेन करता है। टाइप्स ऑफ क्लास in our Indian society, 3 types of class are found. First one is lower class, middle class and upper class। और जो इन क्लासेस को और भी डिफाइन किया गया है, जैसे लोअर क्लास, लोअर मिडिल क्लास, लोअर अपर क्लास, लोअर अपर क्लास, लोअर मिडिल क्लास एंड लोअर क्लास। तो अपर क्लास में क्या है? रिप्रेजेंट द इंस्टीट्यूशनल लीडरशिप, हेड ऑफ मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, फाउंडेशंस एंड यूनिवर्सिटीज। अपर मिडिल क्लास में ओनर्स ऑफ लैंड, स्टॉक एंड बॉन्ड्स, इंजीनियर्स, अकाउंटेंट्स, लॉयर, ये सब अपर मिडिल क्लास में आएंगे। अपर लोअर क्लास में क्या आएंगे? क्लर्क आएंगे, स्मॉल बिजनेसमैन और टीचर्स अपर लोअर क्लास में आएंगे। ठीक है, लोअर अपर क्लास में क्या आएगा? मैनी पीपल हैव मोर वैल्यूड पोजेशन एंड वेल्थ। लोअर मिडिल क्लास में एडमिनिस्ट्रेशन, डाटा कलेक्शन, स्किल्ड वर्कर। और लोअर क्लास में क्राफ्ट वर्कर्स, लेबर्स इन फैक्ट्री, रेस्टोरेंट वर्कर्स, नर्सिंग होम स्टाफ, रिपेयर शॉप, गैरेज एंड डिलीवरी सर्विस लोअर क्लास में। तो इक्विटी एंड इक्वालिटी इन द रिलेशन विद रिलीजन। ये जो रिलीजन है ये संस्कृत का वर्ड धर्मा से का ट्रांसलेटेड वर्ड है, विच मीन्स लॉ, जिसका मतलब होता है नियम। द वर्ड रिलीजन हैज बीन derived फ्रॉम द लैटिन वर्ड रिलीगो विच मीन्स ऑब्लिगेशन बॉन्ड, जिसे हम कह सकते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी बॉन्ड। रिलीजन इज ए बिलीफ इन सुपर नेचुरल पावर और इट रिफर्स टू द परफॉर्मेंस ऑफ प्रैक्टिस विच बाइंड्स टुगेदर लिंक्स ह्यूमन बीइंग विद द अनसीन सुपर पावर। जो रिलीजन है वो एक ऐसा एक बिलीफ माना जाता है जो किसमें रखता है? जो बिलीफ रखता है सुपर नेचुरल पावर में, और जो पीपल्स है उनको बाइंड करके रखता है। अकॉर्डिंग टू कांट, रिलीजन इज ए recognition of
all our duty as a divine command. And according to E.B. Taylor, religion is the belief in spiritual things. Religion क्या है? एक belief है spiritual things में. तो characteristics of religion क्या हो गई? It's universal, provide common worship, common rituals, antiquity, social cohesion यानी social unity, explain individual suffering, believes in supernatural man and human creatures like God, angel, jinn, etc. Separation of sacred and mundane यानी holy and special books. Worship ritual ceremonies are included in religion. Components of, और हम कह सकते हैं elements of religion क्या होंगे? तो हो जाएंगे belief in supernatural forces, man adjustment to supernatural power, act defined as sinful यानी evil, जो religion में कुछ ऐसे एक्ट माने जाते हैं जो evil का साइन होता है. ठीक है, किसी को अगर हम हार्म करते हैं तो कहते हैं कि गॉड उससे नाराज हो जाएंगे. तो मेथड ऑफ सैल्वेशन यानी जो मोक्ष के जितने भी मेथड है वो किस में आएंगे? रिलीजन में ही आते हैं. तो टाइप्स ऑफ रिलीजन: हिंदू, बुद्ध, सिख, जैनिज्म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम. डिफरेंस बिटवीन रिलीजन एंड स्पिरिचुअलिटी. रिलीजन क्या है? एनीथिंग दैट पर्सन डिजायर, जो भी पर्सन डिजायर करता है, जिसकी जो इच्छा है उसे हम रिलीजन मानते हैं. लेकिन समथिंग दैट डेवलप इन पर्सन और इज फाउंड डीप विद इन वनसेल्फ, जब जो पर्सन है वो खुद की अंतर आत्मा से या अंतर मन से कुछ भी डीप थिंकिंग करता है तो उसे क्या कहते हैं? स्पिरिचुअलिटी कहते हैं. रिलीजन कैन बी एनीथिंग दैट पर्सन प्रैक्टिसिंग इन डिजायर, रिलीजन इन ऑफ्टन टाइम फोर्स. जो रिलीजन है वो टाइम फोर्स्ड होता है, लेकिन जो स्पिरिचुअलिटी होती है वो आती है गॉड एंड इट डिफाइंड बाय गॉड. ये जो ईश्वरीय शक्ति से ही स्पिरिचुअलिटी आती है. रिलीजन में है बैड इम्पैक्ट, स्पिरिचुअलिटी इज रियली गुड. कभी कभी जो रिलीजन है वो बैड इम्पैक्ट भी डालता है, इसमें कॉन्फ्लिक्ट भी होते हैं, लेकिन स्पिरिचुअलिटी में कभी भी कोई भी बैड इफेक्ट नहीं आता है. इम्पैक्ट ऑफ रिलीजन ऑन इंडियन सोसाइटी: ये यूनिटी रखता है, एथिकल वैल्यूज सिखाता है, सोशल कंट्रोल होता है, बेसिक लॉज प्रोवाइड कराता है एंड मैनेजमेंट प्रोस्पेक्टिव. नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है? रिलीजन ग्रुपिज्म भी करता है और कुछ कॉन्फ्लिक्ट भी आते हैं इसमें. ब्लॉक सोशल चेंजेस, सोशल चेंज को ब्लॉक कर देता है, जो जहाँ पे वो वहीं पर रहेगा, इसकी जो धारणा है वो कभी बदलती नहीं है. डॉगमेटिज्म: every religion has a set of beliefs which may be superstitious. Quite often such ideas block the development of society and progress of individual. कुछ ऐसे आइडियाज होते हैं जो इंडिविजुअल की ग्रोथ या सोसाइटी की ग्रोथ को रोक देते हैं. अब आती है कास्ट. कास्ट क्या है? कास्ट डिफाइंड एज ए सिस्टम ऑफ graded inequality which castes are arranged according to an ascending scale of reverence, descending scale of according to colony. When a class is somewhat strictly hereditarily, we may call it caste. जो भी हमें जन्म से मिलती है उसे हम कास्ट कहते हैं. कास्ट इज नॉट फॉर्म ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन बट एज ए स्पेशल फॉर्म ऑफ इनक्वालिटी. जो कास्ट है वो स्ट्रेटिफिकेशन का फॉर्म नहीं है, ये क्या है? ये एक फॉर्म है इनइक्वालिटी की, ऐसा कहते हैं डम नॉट. तो कास्ट की जो कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गई? ये हमें फ्रॉम द बर्थ मिलती है यानी इनेट होती है, ये इनहेरेंट होती है यानी इंटीग्रेटेड होती है, अंतर्निहित होती है, इट इज हायरार्किकल होती है, परमानेंट इन नेचर होती है, कास्ट कभी चेंज नहीं होती है, इट क्रिएट्स कंट्रोल ओवर पीपल. ये पीपल जो भी कास्ट के होंगे उन पे कंट्रोल रखती है, और एक सोशल स्ट्रेटिफिकेशन यानी सोशल क्लासिफिकेशन के रूप में ये काम करती है. तो इंडियन सिस्टम में जो कास्ट है
वो 5 कैटेगरीज में बटा हुआ है। पहला है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और एक और इसका आया है वो है अनटचेबल। ठीक है। जेंडर कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, हमें हमारी डे टू डे लाइफ में जो जेंडर कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है वो देखने को मिलता है। हम देखते हैं कि 37.8% ऑफ गवर्नमेंट जो स्कूल है उसमें दलित बच्चों को अलग बैठाया जाता है। 27.8% विलेज ऐसी हैं जिसमें पुलिस स्टेशन में दलित की जो एंट्री है वो बैन है। 23.5% जो विलेज है उनमें दलित के घर पे कोई मेल डिलीवरी नहीं होता है। ठीक है। और 48.4% विलेज ऐसे हैं जिन्हें कुएं से पानी लेने के लिए मना किया जाता है। और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन टू कास्ट सिस्टम ऑफ इंडिया, अब जो हमारे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कुछ प्रोविजंस दिए गए हैं कास्ट सिस्टम के लिए इंडिया में। ठीक है। तो पहला जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 46 है। ये स्पेशली प्रोटेक्ट्स दलित फ्रॉम द सोशल इंजस्टिस एंड आल फ्रॉम एक्सप्लोरेशन। जो आर्टिकल 46 है वो दलित को सोशल इंजस्टिस और एक्सप्लोरेशन से सेव करता है। एड टू दिस द इम्पोर्टेंट शेड्यूल कास्ट एंड ट्राइब, द प्रिवेंशन ऑफ atrocities एक्ट ऑफ 1989, Constitution guarantees equality law before Article 14 and enjoins upon the state not discriminate against any citizen or on ground of caste. Article 51 untouchability आती है Article 17 में. It empowers the state to make provision for reservation in educational institution. अब जो रिजर्वेशन और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का जो सिस्टम में आता है आर्टिकल 15 के भाग 4 में और 5 में। जो रिजर्वेशन सीट फॉर एससी इन लोकसभा इज प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 330। जो लोकसभा में एससी जो कैटेगरी है उनकी जो रिजर्वेशन सीट है उसका जो प्रावधान दिया गया है वो आर्टिकल 330 में दिया गया है। और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बॉडीज के अंदर आएंगी वो आर्टिकल 43D और आर्टिकल 340T के अंदर। तो अब एथेंसिटी क्या है? एथेंसिटी रिफर टू द शेयर्ड सोशल कल्चरल एंड हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस फ्रॉम कॉमन नेशनल और रीजनल बैकग्राउंड्स दैट सबग्रुप ऑफ ए पॉपुलेशन डिफरेंट फ्रॉम अदर। Ethnicity consists of cultural characteristics such as language, history, value and customs that are shared by the डिस्टिंक्ट ऑफ ए ग्रुप ऑफ पीपल। तो एथेंसिटी क्या है? ये एक ऐसी शेयर्ड सोशल और कल्चरल एक्सपीरियंस है जो कॉमन नेशनल और रीजनल बैकग्राउंड से आती हैं और जो एक दूसरे के साथ पॉपुलेशन के हिसाब से एक दूसरे से थोड़े थोड़े अलग होते हैं। अब एथेंसिटी का जो इम्पैक्ट क्या होता है? तो इन इंडिया विद इट्स वैरायटी ऑफ plurality in terms of language, race, religion and so on, ethnic conflict has become a part of political scenario। जो इंडिया में जैसे कि विभिन्नता पाई जाती है इसमें लैंग्वेज, रेस और रिलीजन है, तो इसके कारण बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलते हैं। द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट एंड चेंज हैव जनरेट कंडीशन फॉर एथनिक कॉन्फ्लिक्ट and the fruits of the development process have been distributed unevenly। और जो इनका जो प्रोसेस, जो डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है वो जनरेशन टू जनरेशन चेंज होता रहता है जिससे इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट आता है जो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट रहते हैं। एथेंसिटी रिजल्ट फ्रॉम मैनी एस्पेक्ट ऑफ डिफरेंसेस। जो एथेंसिटी वो एक रिजल्ट होता है बहुत सारे डिफरेंस का, इंक्लूडिंग सोशल पॉलिटिकल, जिनमें इंक्लूड रहते हैं सोशल है, पॉलिटिकल लाइफ है, रेस है, कल्चर है, रिलीजन है, नेशनलिटी है, और पीपल में आइडेंटिटी देमसेल्फ विद मोर देन ए एथनिक ग्रुप although to allow data to be collected and analyzed on a large scale. Ethnicity is often treated as a fixed characteristics। जो ethnicity है वो एक फिक्स कैरेक्टरिस्टिक्स के रूप में देखी जाती है।
अब आती है डिसेबिलिटी। तो डिसेबिलिटी वो यूज की जाती है एक इंडिविजुअल फंक्शनिंग हो गई, इंडिविजुअल फिजिकल इम्पेयरमेंट, सेंसरी इम्पेयरमेंट हो गया, वो कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट या इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट। जब किसी इंडिविजुअल का कोई फंक्शन ढंग से काम नहीं करता है तो हम उसे इम्पेयरमेंट या डिसेबिलिटी कहते हैं। और जो डिसेबिलिटी है वो सेंसरी हो सकती है, कॉग्निटिव हो सकती है, इंटेलेक्चुअल भी हो सकती है, मेंटल इलनेस होगी, और वर्जियस टाइप्स ऑफ क्रोनिक डिजीज भी डिसेबिलिटी के अंदर आती है। जो डिसेबिलिटी सर्विस एक्ट 1993 डिसेबिलिटी कुछ ऐसे डिफाइन करता है कि विच इज एट्रीब्यूट टू एन इंटेलेक्चुअल, कॉग्निटिव, साइकेट्रिक, न्यूरोलॉजिकल और फिजिकल इम्पेयरमेंट और combination of those impairment which result is substantially reduced capacity of person, communication, social interaction, learning or mobility and a need for continuing support service। जो डिसेबिलिटी सर्विस एक्ट 1993 कहता है कि जो डिसेबिलिटी है वो एक ऐसा एट्रीब्यूट है जो इंटेलेक्चुअल है, कॉग्निटिव, साइकेट्रिक, न्यूरोलॉजिकल और फिजिकल जो इम्पेयरमेंट है वो एक कॉम्बिनेशन होता है उन इम्पेयरमेंट का, जिसे हम डिसेबिलिटी कह सकते हैं। जो रिजल्ट होता है रिड्यूस कैपेसिटी ऑफ पर्सन, जो भी कम्युनिकेशन की हो सकती है, सोशल इंटरेक्शन हो सकता है, लर्निंग हो सकता है, मोबिलिटी हो सकता है, और एक जिसे एक कंटिन्यूइंग सपोर्ट सिस्टम चाहिए डिसेबिलिटी। So, as conclusion, we can say that thus the need and importance of equity and equality in the terms of disability and region is useful for creating universal values, establishment of democratic values and dynamic society, increasing awareness, universal education to all, national integrity, increasing self-confidence and dependence, avoiding separation and overall development of country, establishing dynamic society। तो अब इन सबको इक्विटी और इक्वालिटी को जेंडर, कास्ट, रिलीजन, डिसेबिलिटी और रीजन से इंटरलिंक्ड करने के बाद हम कह सकते हैं कि जो इक्वालिटी और इक्विटी है वो यूनिवर्सल वैल्यूज एस्टेब्लिश करती हैं, डेमोक्रेटिक वैल्यू और डायनामिक सोसाइटी एस्टेब्लिश करती हैं, ठीक है, अवेयरनेस को इंक्रीज करती हैं, यूनिवर्सल एजुकेशन टू ऑल का जो एजेंडा है उसको फिल करती हैं, और जो सोसाइटी है उसमें नेशनल इंटीग्रिटी की जो फीलिंग है उसे लाती हैं, और जो सेल्फ कॉन्फिडेंस और डिपेंडेंस है उसे इनहेंस करती हैं और अवॉइड करती हैं सेपरेशन को, और जो कंट्री का ओवरऑल डेवलपमेंट है और एक डायनामिक सोसाइटी का इस्टेब्लिशमेंट करती हैं। तो हम कह सकते हैं कि इक्विटी एंड इक्वालिटी हमारे जो नेशन के लिए काफ़ी हेल्पफुल है।